नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में हिंदी के सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा की थी और वर्ण विचार पर जो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखा था। और वर्ण विचार जो है उसके ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे शब्द पर। शब्द क्या होते हैं? वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। हमने वर्णमाला में क्या देखा था कि वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द वर्णमाला कहलाता है। और यहाँ पर क्या है? वर्णों का समूह शब्द कहलाता है। जब यह वाक्य में प्रयोग होता है तो इसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। चाहे इसकी पतंजलि ने जो है अपने हिसाब से परिभाषा दी है, वो क्या है कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले उच्चारित, श्रव्य, बुद्धिग्राह्य वर्ण शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिनको कि हम बोल सकें, है ना, और जिनको सुन सकें और जिनका एक अर्थ निकल सके, उन्हीं को शब्द कहा गया है। इसी के अनुसार शब्द के 4 तत्व बताए गए हैं: उच्चारित, श्रव्य, बुद्धिग्राह्य और अर्थ बोधक। ये चारों तत्व जो दिए गए हैं पतंजलि की परिभाषा के अनुसार लिए गए हैं। इसके बाद आता है अपना शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं: प्रयोग, रूप या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। प्रयोग पूछे, रूप पूछे या व्याकरणिक विवेचन पूछे, तीनों एक ही चीज़ है। इसी तरह से इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। फिर देखेंगे हम रचना, व्युत्पत्ति और बनावट के आधार पर। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ उत्पत्ति है और यहाँ पर व्युत्पत्ति है। और नेक्स्ट है अपना अर्थ के आधार पर शब्द। हम सबसे पहले इन सभी के बारे में मोटा मोटा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम प्रयोग के आधार पर शब्द पढ़ेंगे। यह रहा इसका एक चार्ट, जिससे समझने में बड़ी आसानी होगी। जो आपके शब्द होते हैं, शब्द को अभी हमने देखा 4 प्रकार से बांटा है: प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इनका एक मोटा मोटा आंकड़ा देख लेते हैं अपन। प्रयोग के आधार, प्रयोग के आधार पर क्या है? ये 2 प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। अच्छा, कुछ विद्वान जो हैं अविकारी को भी इसी के अंतर्गत रखते हैं और इनके जो हैं भाग बताए गए 15। कौन कौन से? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और लास्ट अपना होता है अव्यय। अव्यय के अंतर्गत ही आपके क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। अच्छा, इसमें जो विकारी होता है क्या होता है और अविकारी क्या होता है? विकारी वह शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, वह विकारी कहलाता है। और अविकारी जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी कहते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी 3 प्रकार के हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के हैं: निरर्थक और सार्थक। सार्थक को फिर 4 भागों में बांटा गया है: एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी और समानार्थी, या जिसे हम बोलते हैं पर्यायवाची। अब इन सब का हम एक एक कर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर हमने देखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो हैं चारों के चारों किस में आते हैं? विकारी में आते हैं। और जो बाकी बचे हैं कौन कौन से? अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इनको अवयव भी कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। यानी कि हम संज्ञा के बिना ना तो कोई वाक्य बोल सकते हैं और ना ही कुछ समझ सकते हैं। यानी कि कोई बिना संज्ञा के ना तो वाक्य बनता है, ना ही इसका भाषा में प्रयोग किया जाता है इसके बिना। ठीक है, यानी कि भाषा का प्रयोग भी जो है संज्ञा के बिना संभव नहीं है।
संज्ञा की परिभाषा किस प्रकार दे सकते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे व्यक्ति या प्राणी जो होते हैं, इनमें जितने भी नाम होंगे, पूरी दुनिया में जो भी नाम होगा आपका, कि यानी कि जिनको कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ, जैसे किसी ने नाम बोला और आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये होता है आपका व्यक्ति या प्राणीवाचक। यानी कि जो भी जीवित है इस दुनिया में, जो भी सांस लेते वो सब किस में आ जाएंगे? व्यक्ति या प्राणीवाचक की संज्ञा में आ जाएंगे। वस्तुवाचक यानी जो भी वस्तुएं होती है, जैसे किताब, पेन इत्यादि। और स्थान, कोई भी शहर का नाम, जैसे भोपाल हो गया, सीहोर हो गया आदि। और भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे कि मिठास, क्रोध, बुढ़ापा आदि, यानी कि जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। जैसे मिठाई हो गई, आपकी मिठाई को देख सकते लेकिन उसकी मिठास को नहीं देख सकते। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने गिनती का अक्षर बोला 8, 8 क्या है? 8 भी एक भाववाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये भी। क्यों? क्योंकि आप 8 को देख नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर आप गिनती कर कर किसी ग्रुप में रख देंगे, बोले काउंट कर देंगे, जैसे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, इस तरह से, तो आप बता सकते हो हाँ ये 3 पेन है, लेकिन 3 देख नहीं सकते। इसी तरह जितने भी नंबर होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम संज्ञा के प्रकार देखेंगे। संज्ञा के प्रकार में व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर आपके होते हैं 5 प्रकार के। व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इनकी चर्चा हम अभी करेंगे। जैसे रूढ़ हुआ, रूढ़ संज्ञा क्या होती है? कि जिनके कि हम और खंड नहीं कर सकते, यानी कि एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद में हम उनके खंड नहीं कर सकते, उन्हें कहा जाता है रूढ़। जैसे राम, अब राम के हम खंड करेंगे तो रा अलग हो जाएगा, मा अलग हो जाएगा, यानी कि इसका कोई सार्थक अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसी तरह से आपका यौगिक जो होता है, यह 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी कि हम इसके क्या कर सकते हैं? खंड कर सकते हैं। जैसे पन, घट, पन अलग कर देंगे और घट अलग कर देंगे तो यहाँ पर अर्थ निकलेगा पन यानी पानी, घट यानी घाट यानी पानी का घाट। पाठशाला, पाठ अलग हो गया और शाला अलग हो गया, यानी कि जिसको भी हम खंड करें और उसका सार्थक अर्थ निकल जाए या हमें समझ में आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? यौगिक संज्ञा। और जिसका क्या हो कि सार्थक अर्थ ना निकले उसे कहा जाता है रूढ़। और योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ वह होता है कि जिनका अर्थ जो है तीसरा ही अर्थ निकले। जैसे जलज, जलज क्या होता है? जैसे जल में जन्मा अर्थात कमल। कुछ और उदाहरण बताता हूँ मैं। जैसे कि आपको बोला प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जो होता है यानी कि जो मंत्रियों में प्रधान है अर्थात प्रधानमंत्री। अनहोनी, ना होने वाली घटना, यानी कि एक विशेष प्रकार की घटना। तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि जितने भी आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो किस में आएंगे? योग रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। और यौगिक के अंतर्गत कौन सा आएंगे? जिनके कि हम क्या कर सकते हैं? 2 खंड या 3 खंड, जितने भी खंड हो लेकिन वह सार्थक हो। और रूढ़ जिनमें कि हम खंड नहीं कर सकते हैं वह किसके अंतर्गत आएंगे? रूढ़ के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है हमारा अर्थ के आधार पर संज्ञा। अर्थ के आधार पर संज्ञा होती है आपकी 5 प्रकार की। इन प्रकारों को याद रखना है, ये सीधे सीधे एग्जाम में आ जाते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। कभी कभी नाम पूछ लेता है और कभी कभी इनकी पहचान भी पूछ लेता है। और अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक के अंतर्गत आपके 2 संज्ञा आती है, एक होता है आपका समूहवाचक और एक होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इनको अच्छे से याद करना है कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की संज्ञा होती है और व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की होती है। अब हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम देखेंगे कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है, यानी कि जिनको कि आप सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो सब किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक। और जहाँ पर भी आपको लगा कि यार अपन इसको नहीं पहचान सकते, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, नर्मदा, राम, गीता, रामायण। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ सीधा सीधा कि भैया पुस्तक लेके आ जाना, अब पुस्तक में आप होगा कंफ्यूज कि कौन सी लेके आना है। जहाँ पर भी आप कंफ्यूज होगा तो सीधा सीधा वो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मैंने कोई नाम बोल दिया, भैया उसको बुलाना, आप किसको बुलाना है पता नहीं, लेकिन आपको बोल दिया कि भैया राम को बुलाना है, तो आप राम को बुला लाओगे। भैया नदी में नहाना है, नदी, अब कौन सी नदी में नहाना है ये नहीं पता। अगर बोल दिया भैया नर्मदा नदी में नहाना है, तो आप फट से पहचान जाओ कि व्यक्तिवाचक है। यानी कि सीधा सीधा ये है कि जिसको भी आप आइडेंटिफाई या पहचान कर सको, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, चाहे व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो। अगर नहीं पहचान पाए तो किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक के। जातिवाचक में क्या है आपका, वस्तु और व्यक्ति की संपूर्ण जाति का बोध होता है। यानी कि इसमें एक व्यक्ति या एक जाति का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध होता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, नदी, अब आपको नहीं पता कौन सी नदी है, पूरी नदी जाति को इंगित कर रहा है। लड़का, लड़का क्या है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लड़का नहीं कहेंगे, ये पूरी लड़के जाति का बोध करवाता है। पुस्तक, पुस्तक में भी यही है, पूरी पुस्तक जाति का बोध करवाता है ना। अब आता है आपका समूहवाचक। समूहवाचक का मतलब क्या होता है कि ऐसे शब्द जिनसे समूह का बोध होता है, यानी कि जो एक ना होकर एक पूरे ग्रुप में उनका नाम लिया जाता है। जैसे वर्ग होगा, कोई समुदाय हो गया, कोई जाति हो गई। जैसे कि वर्ग में जैसे आपका हो गया ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, इस तरह से भीड़ हो गई। ये एक आदमी की नहीं होती है, पूरी भीड़ जो होती है आपकी बहुत से लोगों की होती है। सेना जो होती है, हम बोलते हैं कि भैया बॉर्डर पर सेना है, तो कोई एक व्यक्ति नहीं है बॉर्डर पर, पूरी सेना है। परिवार हो गया, परिवार जो होता है जैसे एक व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता नहीं है, इसमें पूरा समूह रहेगा। जिस तरह समिति, जैसे ताश, जैसे कि आप ताश लेने जाते हो मार्केट में, तो ऐसा थोड़ी बोलोगे इक्का बेगम वाशत हो, पूरी ताश ही बोलोगे ना। तो ये जो होता है आपको पूरा समूह का बोध कराता। ऑर्केस्ट्रा, ऑर्केस्ट्रा क्या होता है यह एक, ये बोल सकते हैं गानों की समिति होती है, पूरा उनका एक ग्रुप होता है। तो इसमें जो होता है ये भी एक ग्रुप की बात है, ऑर्केस्ट्रा भी। नेक्स्ट, द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक नाम से जैसे द्रव लिखा है उसमें, तो ऐसा नहीं है कि पूरी भी जो भी लिक्विड चीज़ें होंगी वही आएंगी, ऐसा नहीं। यानी कि जिनसे कुछ चीज़ें बनती है उन्हें हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी हो, यानी कि उससे कुछ ना कुछ वस्तु जरूर बनी होगी। जैसे दूध, दूध तो लिक्विड फॉर्म है, इसको पहचान जाओगे, पानी हो गया, घी हो गया, तेल हो गया। लेकिन लोहा, लोहा भी क्या है आपका द्रववाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे भी कुछ ना कुछ चीज़ें बनती है। सोना हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, चांदी हो गया। यहाँ पर एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, जैसे लकड़ी हो गई। लकड़ी किस में आएगी, वो भी आपके द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगी, क्योंकि उससे लकड़ी से बहुत सारी चीज़ें बनती है, फर्नीचर बनता है, कोयला बनता है, इत्यादि चीज़। यानी कि जिनसे भी जो भी चीज़ें अगर बन जाती है वो सब के सब किसके अंतर्गत आती है, द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, भाव और दशाओं का बोध होता है उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, इसको ध्यान से समझना। यानी कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसके भाव और उसकी दशा का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने लिया व्यक्ति, व्यक्ति क्या है, ये तो हो गई आपकी कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक हो गई। लेकिन इसके अंतर्गत प्रेम,
ये इसका क्या हो गया, भाव हो गया। क्रोध, मित्रता, ये चीज़ें जो हो गई वो किसके अंतर्गत आ गई, भाव हो गई। यानी कि जिसको कि हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते भैया ये उससे प्रेम करता है, लेकिन प्रेम को देख नहीं सकते आप। क्रोध, गुस्सा करता है। मित्रता, तुम्हारी मित्रता बहुत अच्छी है, सिर्फ क्या हुआ, उसको आप महसूस कर रहे हो, है ना। वस्तु में ये कुछ खाने की चीज़ हो गई, तीखा हो गया, कड़वा हो गया, मीठा हो गया। यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जिनको कि आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। मैंने अभी पीछे बताया था जैसे नंबर होगा, नंबर को भी आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो। एक क्वांटिटी होती है, एक ग्रुप होता है कि भैया 1 है, 2 है, 3 है। उनको सिर्फ नंबर को आइडेंटिफाई नहीं करते, आप किसी वस्तु को आइडेंटिफाई करते हो। तो नंबर भी आप किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। कुछ संज्ञाएं हैं उनको देखेंगे, जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। इनसे भी सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जातिवाचक संज्ञा दे दें कोई सी भी, जैसे दे दिया पुरुष, इसका भाववाचक क्या बनेगा, या फिर अपना दे दिया तो इससे भाववाचक क्या बनेगा। विशेषण दे दिया, विशेषण से भाववाचक क्या बनेगा। क्रिया है, क्रिया से भाववाचक क्या बनेगा। तो इनको एक एक करके देखते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा कि ये संज्ञा कौन सी है। जैसे पुरुष, पुरुष क्या है, जातिवाचक संज्ञा, यानी पूरी पुरुष जाति का बोध करवाता है ये तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद में आप जब इसका भाववाचक बनाएंगे तो पौरुष या पुरुषत्व। जैसे गुरु हो गया, गुरु क्या है, एक भाववाचक संज्ञा, पूरी गुरु जाति का बोध करवाता है। इसका भाववाचक क्या हो जाएगा आपका, गुरुत्व। मनुष्य जो है, मनुष्य पूरी मनुष्य जाति का बोध कराता है, और इसका भाववाचक बनेगा मनुष्यता। अब कुछ सर्वनाम देख लेते हैं। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, जैसे अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम जो है अपना है, इसका भाववाचक क्या बनेगा, अपनत्व। निज, निज क्या एक सर्वनाम है, इसका बनेगा निजत्व। आप इसकी फिक्र मत करो, अभी अपना सर्वनाम का टॉपिक आएगा आगे। सिर्फ यहाँ पर इसका संज्ञा बनाने का बता रहा हूँ, इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके ऊपर, सर्वनाम के ऊपर, विशेषण के ऊपर। अब नेक्स्ट आता है विशेषण से भाववाचक। सुंदर, यह किसी की विशेषता बताता है। सुंदर, सुंदर से क्या बन जाएगा, सुंदरता। वीर, वीर से वीरता या वीरत्व। लाल से लालिमा, काली से कालीमा, ललित से लालित्य। अब आता है हमारा नेक्स्ट, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया सब पहचान लेते हैं, कैसे कि जिनके अंत में ना लगा होता है उन्हें क्या कहते हैं, क्रिया। जैसे कि थकान, थकान क्या हो गया आपका, ये संज्ञा हो गई आपकी भाववाचक। लेकिन अगर इसका बोला जाए कि इसकी क्रिया क्या बनेगी, तो थकना। थकना क्या है, आपकी क्रिया है, थकना क्रिया है, इसका भाववाचक क्या बन जाएगा, थकान बन जाएगा। यानी कि थकान जो है आप महसूस कर सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। भटकना, भटकना आपकी क्रिया है, इसका भाववाचक बन जाएगा भटकाव। चढ़ना, चढ़ना का भाववाचक संज्ञा बन जाएगी चढ़ाई। मिलना, मिलना का भाववाचक संज्ञा होगा मेल। अब है अपना अव्यय से भाववाचक संज्ञा। मैंने बताया था अव्यय क्या होता है। अव्यय वह चीज होती है कि जिनमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, वह आपके अव्यय कहलाते हैं। इनके ऊपर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नीचे, नीचे क्या है, अव्यय, इसका भाववाचक नीचाई। दूर, दूर का अव्यय है, सॉरी भाववाचक है दूरी। यहाँ पर दूर क्या है आपका अव्यय है, और इसका भाववाचक बनेगा दूरी। ये हमने सब देखा है कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यह व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और अर्थ के आधार पर यह 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, उसके बाद में द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो आता है आपका जातिवाचक के अंतर्गत आता है।
व्यक्तिवाचक में क्या है कि जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, जिनको कि आप आइडेंटिफाई कर सको। जातिवाचक, जिनमें कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आपका भाववाचक। भाववाचक में क्या होता है कि जिसमें कि आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, ना कि देख सको, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट अपना द्रववाचक। द्रववाचक में जिनसे भी कोई भी वस्तु बनती है वह सारी सारी द्रववाचक में आ जाती है। समूहवाचक, जो पूरे समूह का बोध करवाती है। अब हम देखेंगे संज्ञा का पद परिचय। अगर आपको संज्ञा का पद परिचय समझ में आ गया, यानी कि आपने इसका पद परिचय कर लिया, तो समझो आपको पूरी संज्ञा समझ में आ गई। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, मोहन ने सोहन को किताब दी। इसका पद परिचय कैसे करेंगे? जैसे मोहन, मोहन क्या है? संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा है? आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मोहन क्या है? पुल्लिंग है। क्या है? एक वचन है। और क्या है? कर्ता है। शोहन को देखेंगे आप, शोहन क्या है? ये भी एक संज्ञा है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म है, यानी कि यह काम को कर रहा है। किताब, किताब क्या है? संज्ञा है, लेकिन किस प्रकार की? जातिवाचक। आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है इसमें कौन सी किताब, ये हो गई आपकी जातिवाचक। और उसके बाद क्या है? स्त्रीलिंग है, एक वचन है और यह साधन है। कर्ता क्या हुआ? मोहन। कर्म हो गया आपका शोहन, और जो क्रिया का साधन है वो हो गई आपकी किताब। और दी मतलब देना, ये हो गई आपकी क्रिया। इस तरह से हमारा पूरा संज्ञा का टॉपिक खत्म होता है। हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था वर्ण विचार पर चर्चा की थी और पूरे हिंदी के सिलेबस के ऊपर चर्चा की थी। आज हमारी शब्द में पहला टॉपिक जो रहा आपका संज्ञा के ऊपर, संज्ञा किसके अंतर्गत आता है? विकारी शब्द के अंतर्गत आता है, उस पर चर्चा की है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सर्वनाम।